हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिड क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में जहां तक मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया, मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने अभी तक उसकी नोट्स कंप्लीट कर ली होगी और वो टॉपिक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे पुराने वाले वीडियो नहीं देखे, वो एक बार पुराने वीडियो को जरूर से जरूर देख लें, जिससे कि उनको इस क्लास में, इस वीडियो में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम लोग आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारी लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस। क्लियर है बात। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने सारी चीजें स्टेप वाइज पढ़ी हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले न्यूट्रिशन पढ़ा प्लांट में एंड एनिमल्स में, देन अब पढ़ रहे हैं रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन की हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी, साथ में हम रिस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ा और अब आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो आज की इस क्लास में हम रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस, या हम ये कहें ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे और उसको हम जानेंगे। तो यहां से हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा टॉपिक है रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रिस्पिरेशन ह्यूमंस में, जो ह्यूमंस है उनमें रिस्पिरेशन हम लोगों को पढ़ना है। अब हमको ये जो पता है, पहले हम वो चीजें लिख लेते हैं, देन उसके बाद आगे हम बात करेंगे। हम लोगों ने रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। रिस्पिरेशन एक प्रोसेस थी। कौन सी प्रोसेस थी? द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये यहां पे आप लोग कह सकते हैं फूड, ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी। ये चीज हमने पढ़ी। जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस है उस पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और उससे क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। और ये प्रोसेस पूरी कहां पे होगी? विद इन सेल, सेल के अंदर, ठीक है ना, जितनी भी सेल्स हैं। अब जो ह्यूमंस हैं उनमें भी रिस्पिरेशन होता है, ठीक। अब जब रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो रिस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए हमने ये पढ़ा है कि रिस्पिरेशन की प्रोसेस में, रिस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें हमें कुछ गैसियस एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, कुछ गैसियस एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। तो गैसियस एक्सचेंज के बारे में जानेंगे। तो गैसियस एक्सचेंज की अगर हम बात करें, गैसियस एक्सचेंज, तो ह्यूमंस में गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज, या रिस्पिरेशन की प्रोसेस में गैसियस एक्सचेंज होगा। और इस गैसियस एक्सचेंज को ह्यूमंस में हम कहते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? देखो रिस्पिरेशन की प्रोसेस में कुछ गैसियस एक्सचेंज होता है जिसको हम ह्यूमंस में क्या कहेंगे? ब्रीदिंग बोलेंगे। जैसे हमने अभी प्लांट में पढ़ा था जब, तो प्लांट में मैंने आपको बताया था जो हर्बेशियस प्लांट है उनमें जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो स्टोमेटा के थ्रू हो रहा था। अगर हम बात करें वही प्लांट की रूट में, तो रूट में किसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा था? रूट हेयर के थ्रू हो रहा था। तो ह्यूमंस में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो कुछ ऑर्गन्स के थ्रू होता है। और जो गैसियस एक्सचेंज है इसको हम पर्टिकुलर एक नाम देते हैं जिसका नाम है यहां पे ब्रीदिंग। क्लियर है बात? अब ब्रीदिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। ब्रीदिंग कौन सी प्रोसेस है? जिसमें गैसियस एक्सचेंज होगी। तो यहां पे हम लिखेंगे द मैकेनिज्म by which organism obtain oxygen rich air from atmosphere and remove out carbon dioxide rich air into
एटमॉस्फेयर। बात समझ में आई कि नहीं? क्या कह रहा है यहां पे? यहां पे कह रहा है कि जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है वो एक गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर को अपने बॉडी के अंदर ले जाएंगे इनटू द बॉडी फ्रॉम एटमॉस्फेयर से अपने बॉडी के अंदर ले जाएंगे, और हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो हमारे पास एयर है उसको हम अपने बॉडी से कहां पे रिलीज करेंगे? एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। अब यहां पे जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, यहां पे किसका एक्सचेंज हो रहा है? रिस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। किसका एक्सचेंज हो रहा है? रिस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। और अब आपसे कोई पूछे कि रिस्पिरेटरी गैसेस कौन सी है, तो आप लिख दोगे यहां पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ गई? तो इतनी चीज आपको क्लियर है। अब देखो, अब आप कहोगे सर ठीक है आपने कह दिया गैसियस एक्सचेंज होगा, बट आपने हमें जब टाइप ऑफ रिस्पिरेशन पढ़ाया था तो वहां पे आपने बताया कि रिस्पिरेशन टू टाइप के हैं। टू टाइप के कौन कौन से? एक आपने बताया रिस्पिरेशन जो कि आपका एरोबिक है, और दूसरा आपने बताया एनारोबिक। एनारोबिक ठीक। तो एरोबिक में तो हमें यह पता है कि ऑक्सीजन की हमको रिक्वायरमेंट होगी, बट एनारोबिक में हमें तो ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं। तो ह्यूमंस में, इसका मतलब ह्यूमंस में कौन सा रिस्पिरेशन होता है? ह्यूमंस में एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। कौन सा होता है? एरोबिक रिस्पिरेशन। क्लियर है बात? बट बेटा जो ह्यूमंस होते हैं इनमें एनारोबिक रिस्पिरेशन भी होता है। एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा, और वहां पे एनारोबिक रिस्पिरेशन में ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टेट फर्मेंटेशन होगा। क्लियर है बात? कब होगा ये? जब ह्यूमन ज्यादा मेहनत करेगा। देखते हो कोई एथलीट होता है जब दौड़ता है तो उसके पैर में क्रैम्प वगैरह आ जाता है, तो वहां पे हम प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वहां पे एनारोबिकली रिस्पिरेशन होने लगता है, जिसकी वजह से वहां पे लैक्टिक एसिड बनता है। तो ह्यूमंस में एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन दोनों तरीके से होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे नोट डाल के, नोट एरोबिक एंड एनारोबिक इन ह्यूमंस रिस्पिरेशन ऑकर एरोबिक एंड एनारोबिक, दोनों में आपका यहां पे एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों प्रेजेंट होंगे। एरोबिक एंड एनारोबिक बोथ टाइप ऑफ रिस्पिरेशन प्रेजेंट या ऑकर। ठीक, दोनों तरह के रिस्पिरेशन होंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब आगे चलते देखो, अब हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम ब्रीदिंग में नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम लोग रिस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ लेते हैं, ह्यूमंस के रिस्पिरेटरी ऑर्गन। देन उसके बाद हम ह्यूमन के रिस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ लेंगे, तो हमको यह समझने में आसानी होगी, कि ब्रीदिंग की प्रोसेस जो हो रही है, ब्रीदिंग की प्रोसेस में कितने स्टेप है और कहां पे कौन सी चीज कंप्लीट हो रही है, किस ऑर्गन पे कैसे उनका सीक्वेंस है, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो आगे देखो, अब आगे हम चलते हैं, यहां पे आगे हमारा है, ये लिखेंगे यहां पे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। देखो ध्यान से, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ ऑर्गन होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग उनकी बात करेंगे। द मेन ऑर्गन्स
इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा नोज, सेकंड नंबर में आपको मिलेगा नेजल पैसेज, नेजल पैसेज। थर्ड नंबर में आपका आएगा नेजल पैसेज के पास, नेजल पैसेज के बाद ट्रैकिया। ठीक है, फोर्थ नंबर में आएगा ट्रैकिया के बाद, फोर्थ नंबर में आएगा ब्रोंकाई, या इसको हम यहां पे लिख सकते हैं ब्रोंकस। और फिफ्थ नंबर में आपका आ गया लंग्स, और सिक्स नंबर में डायफ्राम। क्लियर है बात? तो ये चीजें हमको याद रखनी है। क्लियर है? क्या क्या याद रखनी है हमको? हमको नोज याद रखना है, नेजल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, डायफ्राम। अब देखो इसका मैं आपको पूरा, अब ये चीजें हमने पढ़ा है कि मेन जो हमारा रिस्पिरेटरी ऑर्गन है वो ये है। जैसे हमने जब पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले हमने उसके क्या पढ़ लिए थे? उसके ऑर्गन्स पढ़ लिए थे, हमको आसानी होगी पढ़ने में। अब देखो नोज, नोज आपका फेस का एक पार्ट है, फेस का एक पार्ट है, ये आपका नोज है। ये कहां पर प्रेजेंट है? जस्ट अबव द माउथ, माउथ के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, जो आपकी अपर लिप है उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट है नोज। अब नोज का काम क्या है? नोज एक ओपनिंग है, बॉडी की हमारी ओपनिंग है, जहां से हम लोग एयर, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ रही बात? अब नोज के अंदर जो आपको नेजल पैसेज मिलेगा, नेजल पैसेज, तो दो ओपनिंग आपके नोज में है। ठीक है, तो ये नेजल पैसेज हो गया आपका। अब इस ओपनिंग में कुछ टाइनी हेयर्स मिलेंगे और म्यूकस मिलेगा। क्या मिलेगा? टाइनी हेयर्स एंड म्यूकस। वो टाइनी हेयर्स और म्यूकस जो होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे डस्ट को फिल्टर करने में, डस्ट अंदर नहीं जाने देंगे। और कुछ अगर एलर्जन होंगे जो एलर्जी करते हैं हमको, एलर्जन को भी ये बॉडी के अंदर जाने नहीं देंगे। क्लियर है बात? और ये जो नेजल पैसेज है उसके बाद ये जाके कहां पे जाएगी? ट्रैकिया पे जाएगी। एक्चुअल में यहां पे क्या होता है बेटा? यहां पे जो हमारी नेजल पैसेज है और हमारे माउथ वाली जो कैविटी स्टार्ट होती है, ये दोनों एक जगह पे जाके मिलती है। उस पॉइंट को, उस जंक्शन पॉइंट को, ये आपका माउथ की कैविटी की एक ट्यूब हो गई, ये आपकी किसकी हो गई? नेजल पैसेज की ट्यूब हो गई। ये जिस जगह पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या कहते हैं? फेरिंग्स। और फेरिंग्स से ही चीजें कुछ फूड पाइप में, जो फूड पाइप में जाने वाली चीजें वो फूड पाइप में जाएंगी, और जो विंड पाइप में जाने वाली चीजें वो विंड पाइप में जाएंगी। यहां पे ये जो दोनों पैसेज होते हैं, ये एक बोनी या हम कह सकते हैं कार्टिलेजिनस, एक आपके पास यहां पे क्या होता है? पैलेट होता है। ठीक है, पैलेट, जिससे हमारी जो इधर फूड पाइप और विंड पाइप है ये सेपरेट होती है। इसीलिए आप लोग सांस माउथ से भी ले सकते हैं, ब्रीदिंग माउथ से भी कर सकते हैं और नोज से भी कर सकते हैं, बट हमें ब्रीदिंग नोज से करनी चाहिए, क्योंकि नोज में क्या होते हैं? म्यूकस। नोज में आपको क्या मिलेगा? म्यूकस। और कुछ जो टाइनी हेयर्स है वो क्या करेंगे? डस्ट पार्टिकल और एलर्जन वगैरह को यहीं पे रोक लेंगे, एयर को फिल्टर करके बॉडी के अंदर भेजेंगे। क्लियर है बात? समझ में आई? उसके बाद ट्रैकिया में एयर पहुंची। कहां पहुंची एयर? ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया से एयर, ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब है मतलब ये। ठीक है, इसका जो अपर पार्ट है वो आपका फेरिंग से ज्वाइंट होता है, और इसका जो लोअर पार्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब एक पाइप है, एक पाइप को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले ऊपर से पूरा वो पाइप एक सीधा आ रहा था, फिर उसको आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहां से ये पूरा यहां तक गया, पूरा एक पाइप था, उसके बाद यहां से दो पाइप में कन्वर्ट हुआ, और एक लेफ्ट लंग्स में चला गया और एक राइट लंग्स में चला गया। क्लियर है बात? तो इस चीज को आपको याद
रखना। जैसे ही हमारी जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब दो ट्यूब में डिवाइड करती है, तो उसका नाम पड़ जाता है ब्रोंकाई। मतलब दोनों को हम अगर बोले एक साथ तो उसका नाम है ब्रोंकाई, और अगर हम एक पाइप की बात करें, एक ट्यूब की बात करें, तो वो हमारा क्या है, ब्रोंकस। क्लियर है बात? तो सिंगुलर क्या है, ब्रोंकस, और प्लूरल है हमारा ब्रोंकाई। अब एक ब्रोंकस एक लंग में जाता है, मतलब हमारे पास 2 ब्रोंकस है और वो दोनों लंग्स में जाएंगे। अब लंग्स के अंदर गए, अब लंग्स के अंदर जाने के बाद ये जो ब्रोंकस थे ये बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब में, मतलब एकदम टाइनी ट्यूब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बहुत सारे टाइनी ट्यूब्स बन जाएंगे। उसका नाम हम लोग रखेंगे ब्रोंकियोल्स। क्या रखेंगे? ब्रोंकियोल्स। अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा, अभी आपको रफली सुनना है चुपचाप, ठीक है? उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोंकियोल्स हो जाएगा। और ब्रोंकियोल्स के एंड में कुछ आपको बैग एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, मतलब आपको कुछ ट्यूब हम कह सकते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, जिनका नाम है एल्वियोलाई। क्या नाम है? एल्वियोलाई। और एक्चुअल में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई के थ्रू ही होता है। क्लियर है बात? समझ में आई? अब मैंने यहां पे आपको सारी चीजें बता दी। अब आपका लास्ट बचा जो आपका क्या है, डायफ्राम। इसका क्या काम है? एक्चुअल में जो आप लोग गुब्बारा देखते हो, गुब्बारे को एक बार आप दबाओगे, एक बार छोड़ोगे, एक बार दबाओगे, एक बार छोड़, तभी तो उसके अंदर एयर आएगी। ऐसा होता है नहीं होता? तो जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम यहां पे होता है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये एब्डोमेन कैविटी एंड चेस्ट कैविटी को क्या करता है? अलग करता है, मतलब सेपरेट करता है। और ये एक बार फ्लैट होता है, एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट और एक बार रिलैक्स, मतलब होता रहता है। इसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स से ही हम लोग ब्रीदिंग कर पाते, ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन कर पाते हैं। अभी उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर है बात? तो ये बात समझ में आई? अब देखो यही चीज हम डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में देखो, समझो इसको ध्यान से। देखो डायग्राम में ये वाला पार्ट, ये आपका नोज है, ये क्या है? नोज, ठीक। और यहां से ही आपकी नेजल पैसेज जा रही है, नेजल पैसेज। ये क्या हो गई आपकी? नेजल पैसेज हो गई। नेजल पैसेज, ये नेजल पैसेज हो गई, और ये माउथ कैविटी हो गई, ठीक है? नेजल पैसेज और माउथ कैविटी दोनों यहां पे गई, और यहां पे आपको क्या मिला? फेरिंग्स मिला। क्या मिला? फेरिंग्स। उसके बाद इसके नीचे आपको लैरिंग्स दिख रहा होगा, ये लैरिंग्स, ठीक है? वैसे हम इसको अलग नहीं पढ़ते, लेकिन इस लैरिंग्स, ये जो लैरिंग्स दिख रहा है, ठीक है? और इसी का दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। क्लियर है बात? और इसके बाद फिर आपको ये ट्रैकिया दिख रहा है, ये क्या है? ट्रैकिया है। ट्रैकिया का ही दूसरा नाम है, ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, विंड पाइप, ठीक है? तो एयर आपकी नेजल पैसेज से आई, वो कहां पे गई? नेजल पैसेज से फेरिंग्स, लैरिंग्स, और उसके बाद कहां पे आई? नीचे। ये आपकी जो विंड पाइप है, विंड पाइप में है। अब विंड पाइप 2 पार्ट्स में यहां पे डिवाइड हुआ, ऐसे। विंड पाइप एक ट्यूब थी, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक लेफ्ट लंग्स में आई और एक राइट लंग्स में आई। क्लियर है बात? तो ये वाला आपका राइट लंग्स हो गया, ये, और ये आपका लेफ्ट हो गया। अब इधर जैसे ही आया, जो आपकी ये ट्रैकिया जो थी, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई, तो इसका नाम पड़ गया ब्रोंकाई, मतलब अब यह ब्रोंकस, एक का नाम हम क्या करेंगे? ब्रोंकस बोलेंगे। अब ये जो ब्रोंकस है, ये बहुत सारे पाइप में डिवाइड हुआ, देखो बहुत सारे पाइप में यहां पे डिवाइड है, ऐसे, ठीक है? ये बहुत सारे जब पाइप में डिवाइड हुआ, तो इसका नाम आपने क्या दे दिया? देखो सिंगल ये वाली क्या थी आपकी? ब्रोंकाई थी, ठीक है? इन दोनों का नाम क्या लिखा है? ब्रोंकाई। और एक का अगर हम नाम बात करें तो ब्रोंकस। क्लियर है बात? अब ये जो ब्रोंकस थे, ये अब कई सारे पार्ट में डिवाइड हुए, कई सारे ट्यूब में डिवाइड हुए, उसका नाम हमने क्या रख दिया? उसका हमने नाम रख दिया ब्रोंकियोल्स। क्या रख दिया? ब्रोंकियोल्स। और जितने भी ब्रोंकियोल्स हैं, उनके एंड में कुछ आपको एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर मिले, बलून लाइक स्ट्रक्चर मिले, उसका नाम हमने रख दिया एल्वियोलर सैक या एल्वियोलाई। क्या रख दिया हम लोगों ने? एल्वियोलाई। अब इसी डायग्राम को यहां पे हम बड़ा करके देखते हैं। ये आपकी क्या है? ब्रोंकियोल है, ये वाला। ये इधर से क्या है? ब्रोंकियोल आया। अब ब्रोंकियोल जो है, ये देखो,
इसके लास्ट में आपको दिख रहे होंगे ये बहुत सारे ये बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं एक्चुअल में इन्हीं का नाम है एल्वियोलाई। क्या नाम है? एल्वियोलाई। क्लियर है बात? और यही जो एल्वियोलाई है इन्हीं के द्वारा आपका गैसियस एक्सचेंज होता है ब्लड के पास, ठीक है ना। ब्लड से हम लोग ये पढ़ते हैं ना, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहीं से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो किसमें आ जाएगी? एल्वियोलाई में आ जाएगी, और एल्वियोलाई के थ्रू फिर वो बाहर जाएगी, और जो ऑक्सीजन आई है वो यहां एल्वियोलाई से ब्लड में चली जाएगी। क्लियर बात? तो डायग्राम आपको समझ में आया होगा। ये पूरा आपके लंग्स है, ये पूरे लंग्स है, ये लंग्स हो गया। ये इसके बाहर जो लंग्स होता है ये किससे प्रोटेक्टेड होता है? रिबकेज, ठीक है, फ्रंट में रिबकेज से, और नीचे की तरफ क्या होता है? डायफ्राम होता है, ऐसे डायफ्राम, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि सेपरेट करता है चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमेन कैविटी को। समझ में आई बात? क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां पे देखो लिखा हुआ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। एक्चुअल में जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में आपको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मिलेंगे, मतलब ट्रैकिया में ऐसे आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसे ये, ठीक है। और इन्हीं रिंग लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ये कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं, इसी की वजह से हमारी जो ट्रैकिया होती है वो कोलैप्स नहीं करती है। क्या नहीं करती? कोलैप्स नहीं करती, मतलब वो बंद नहीं होती है। क्लियर है? आगे देखते हैं अब पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो यहां पे सबसे पहले नोज को देखो, ये आपका फ्रंट, मैंने आपको बताया फेस का एक पार्ट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए। अब इसमें देखो क्या लिखा है, द नोज हैज 2 होल्स कॉल्ड नॉस्ट्रिल, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स है। नोज जो होता है उस पर आपको 2 होल्स मिलेंगे, 2 होल्स, इसको हम नॉस्ट्रिल बोलेंगे। और क्या है? इट प्रोवाइड सेंस ऑफ स्मेल एंड फिल्टर डस्ट एंड एलर्जेन आउट ऑफ द एयर एज यू ब्रीथ। और ये क्या करता है? ये आपको सेंस देता है किस चीज के लिए? स्मेल के लिए, और साथ में ये फिल्टर करता है एयर से डस्ट एंड एलर्जेन, जो कि हम लोग एयर ब्रीथ कर रहे होते हैं, उस एयर को ये शुद्ध बनाता है, उससे ये डस्ट एंड एलर्जेन को बाहर करता है, उससे हमारी एयर को फिल्टर करता है, ठीक। अब इसके बाद आता है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज क्या है? द नेजल पैसेज इज सेपरेटेड फ्रॉम द माउथ कैविटी। जो नेजल पैसेज है और माउथ कैविटी है, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होती है, किससे? एक बोनी पैलेट से। किससे? एक बोनी पैलेट से। ये हार्ड बोनी पैलेट होगा जिससे ये दोनों सेपरेट होंगी, मतलब जब हम सांस लेंगे तो वो विंड पाइप में ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सांस ले रहे हैं और ये आपका फूड पाइप में चले जाए, या आप खाना खा रहे हैं तो वो आपकी विंड पाइप में चले जाए, ऐसा नहीं। वो एक हार्ड बोनी पैलेट से क्या होंगे? सेपरेट होंगे। आगे देखो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, द नेजल पैसेज इज लाइंड विथ फाइन हेयर। फाइन हेयर होंगे एंड म्यूकस होगा, और जो म्यूकस है, और ये जो म्यूकस है ये नेजल पैसेज में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उनसे इसका सिक्रेशन होता है। उसके आगे देखो, व्हेन एयर पास थ्रू द नेजल पैसेज द डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर impurities present in it are trapped by nasal hairs and mucus, so that clear air goes into the lungs। क्या कह रहा है? जब नेजल पैसेज से एयर पास होती है तो उस एयर में जो डस्ट पार्टिकल होंगे, एलर्जेन होंगे, अदर इंप्यूरिटीज होंगी जो कि किसमें प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है, उनको ट्रैप कर लिया जाएगा। किसके द्वारा? नेजल हेयर के द्वारा और म्यूकस के द्वारा। और जब वो ट्रैप हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्लियर शुद्ध एयर हमारे लंग्स को मिलेगी, ठीक है। आगे देखो फिर क्या लिखा है इसमें, द पार्ट ऑफ द थ्रेट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फेरिंग्स। जहां पे आपका थ्रेट एंड विंड पाइप का जो लिंकिंग जंक्शन है उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे फेरिंग्स। फ्रॉम द नेजल पैसेज एयर इंटर्स इनटू फेरिंग्स एंड देन गोज इनटू द विंड पाइप, मतलब ट्रैकिया।
क्या कर रहा है, नेजल पैसेज से जो एयर आई वो कहां पे जाएगी, वो फेरिंग्स में जाएगी और फेरिंग्स से फिर वो इंटर करेगी किसमें, विंड पाइप में। क्लियर है बात? आगे देखो, अब आ गया विंड पाइप। एयर हमारी विंड पाइप तक पहुंच गई। इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, ट्रैकिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ट्रैकिया इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। आगे इसमें क्या है, द एयर कमिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रिल ड्यूरिंग ब्रीदिंग पास थ्रू ट्रैकिया। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, द ट्रैकिया रन्स फ्रॉम नेक एंड डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकाई एट इट लोअर पार्ट एंड। क्या कह रहा है यहां पे, देखो जो एयर है वो एयर कहां से आई, नॉस्ट्रिल से आई ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के टाइम पे जो ब्रीदिंग करते हैं हम लोग उस टाइम पे जो एयर है वो नॉस्ट्रिल से किसमें आई, ट्रैकिया में आ गई। अब ट्रैकिया में देखो क्या है, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया का जो अपर पार्ट है उसको हम क्या कह रहे थे, फेरिंग। अपर पार्ट में फेरिंग्स था, ठीक है, और लोअर पार्ट जो होता है वो दो छोटे स्मॉलर ट्यूब में कन्वर्ट होता है जिसका नाम हम लोग रख देते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई क्या है, हमारे जो ट्रैकिया है उसका लोअर एंड, लोअर पार्ट जो होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, उसके एंड में ये प्रेजेंट होंगी। आगे लिखा है, ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स, जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स नहीं होती इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन्स कॉल्ड कार्टिलेज। क्या कह रहा है, ट्रैकिया कभी भी कोलैप्स नहीं करती, उस टाइम पे भी कोलैप्स नहीं करती जब उसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब एयर प्रेजेंट नहीं है तब भी वो कोलैप्स नहीं करती। और कोलैप्स ना करने का कारण ये है कि जो ट्रैकिया होता है उस पे आपको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मिलेंगे। मतलब जो ट्रैकिया वो सपोर्टेड, किससे सपोर्टेड है, रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन्स जिसका नाम है कार्टिलेज। सॉफ्ट बोन्स जो है उसका नाम है कार्टिलेज, मतलब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आपको ट्रैकिया में मिलेंगी जिसकी वजह से वो कोलैप्स नहीं करेगा। ठीक है, फिर आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है, द ब्रोंकाई आर द कनेक्टेड टू दी लंग्स। जो ब्रोंकाई होता है वो किससे कनेक्ट करता है, लंग्स से कनेक्ट करता है। अब एयर ब्रोंकाई में आ गई और ब्रोंकाई किससे कनेक्ट कर रहा है, लंग्स से कनेक्ट कर रहा है। तो अब इसके बाद जो एयर है वो किसमें चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी। और यहां पे लिखा हुआ द सिंगुलर ऑफ ब्रोंकाई इज ब्रोंकस। ठीक है, समझ में आई बात? आगे देखो, आगे है हम लंग्स। लंग्स में क्या है, द लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी विथ, जो लंग्स है वो आपको चेस्ट कैविटी में मिलेंगे, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी बाय मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड डायफ्राम। जो आपके लंग्स होते हैं वो आपको चेस्ट कैविटी में मिलेंगे और एक आपको मस्कुलर ऑर्गन है जो कि सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी को, किसको, जिसका हम नाम रख रहे हैं डायफ्राम। आगे लिखा हुआ है द लंग्स आर कवर्ड बाय टू थिन मेम्ब्रेन। जो लंग्स होता है वो टू थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरा। आपको इतना ही पढ़ना। उसके बाद है आगे द लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ रिबकेज मेड ऑफ बोन्स कॉल्ड रिब्स। और जो लंग्स होता है वो प्रोटेक्टेड होता है रिबकेज से, जो कि एक तरह की बोन्स है, रिब बोन्स। ठीक है, ये आपका लंग्स यहां पे है और इसके ऊपर से आपकी रिब बोन्स मिलेंगी, आपको रिबकेज मिलेंगी। समझ में आई बात? क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ जल्दी। उसके बाद आगे देखो, आगे इसमें क्या है, इसमें पढ़ते हम लोग ईच ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू इन द लंग्स। जितने भी ब्रोंकस थे, दो ब्रोंकस थे, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ गया। ठीक है, एक इधर था, राइट हो गया, राइट इधर, और इधर वाला लेफ्ट हो गया। तो एक राइट की तरफ गया, एक लेफ्ट की तरफ गया। जब राइट लेफ्ट में गए तो ईच ब्रोंकस, अब एक के बारे में पढ़ लेते हैं, दोनों एक ही जैसे होंगे। ठीक है, तो ईच ब्रोंकस डिवाइड इन द लंग्स, लंग्स के अंदर डिवाइड करेंगे टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। अब क्या करेंगे, जो ब्रोंकस थे ये लंग्स के अंदर
लार्ज नंबर में, बहुत सारे लार्ज नंबर में स्मॉल ट्यूब्स बनाएंगी जिनका नाम है ब्रोंकियोल्स। आगे है द स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल्स या स्मॉलर ब्रोंकियोल, यहां पे स्मॉलर कर लो, इसको आर बना लो, इसको काट दो, ठीक है। द स्मॉलर ब्रोंकियोल्स हैव टाइनी एयर सैक एट दियर इन, जो आपका, अब जैसे ये आपका क्या है, ये आपका ब्रोंकियोल है, ब्रोंकियोल, और इसके इंड में आपको बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। बहुत सारे आपको बलून लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, मतलब दिस टाइनी एयर सैक इज कॉल्ड एल्विलाई। जो एयर सैक थे उन्हीं को हमने क्या बोल दिया, उन्हीं का नाम हमने रख दिया एल्वियोलाई। क्या रख दिया, एल्वियोलाई। क्लियर है बात। और द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई, और जो लंग्स होते हैं उनमें मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई मिलेंगे। इन द लंग्स प्रोवाइड अ वेरी लार्ज एरिया फॉर द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, द एल्वियोलाई दैट गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस, और जो एल्वियोलाई है जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है। क्लियर है बात। तो एल्वियोलाई किस चीज का काम करता है, एल्वियोलाई आपके बलून लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एल्वियोल्स, जो आपके पास क्या है, ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल्स के एंड पॉइंट पे आपको मिलेंगे जो बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, और ये हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में, और इनकी प्रेजेंस की ही वजह से लंग्स में एरिया बढ़ जाता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। समझ में आई बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन, बोलो जल्दी। क्लियर है ना बात, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम देखो फिर से आ गए किसमें, ब्रीदिंग में। अब हम ब्रीदिंग पढ़ेंगे, और फिर हम यहां से ब्रीदिंग के स्टेप पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम पूरा जो ब्रीद इन ब्रीद आउट कैसे हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, और ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे यहां की चीज आपको समझ में नहीं आई, और नोट्स आप मेरे साथ बनाते चलो। जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं ऐसे ही आपको नोट्स बनानी है, और जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया उस डायग्राम को भी बनाना है। क्लियर है बात। पानी वगैरह आप लोग पीते रहिए, ठीक है, जिससे आपके अंदर एनर्जी बनी रहे, और अच्छी जगह पे बैठिए जिससे कि आपको प्रॉपर अमाउंट में एयर मिले, और आप लोग अच्छे से रिस्पिरेशन करें जिससे आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी रहे, और ज्यादा एनर्जी के साथ आप लोग पढ़ाई करें, ठीक है। तो अब देखो हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की प्रोसेस क्या है, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस by which air rich oxygen, air in rich oxygen is taken inside the body of an organism, and air rich in carbon dioxide is released out from the body। आप ये वाले डिफिनेशन भी लिख सकते हो, या जो मैंने वहां लिखवाई उसके भी लिख सकते हो, दूसरी यहां पे मैं फिर से उस वाले को लिख देता हूं। द प्रोसेस, या लिखो द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एयर या ऑब्टेन, यहां पे आप लिखो ऑक्सीजन रिच एयर इनटू द बॉडी एंड गिव आउट या रिमूव आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर फ्रॉम बॉडी। क्लियर है बात। आप इसको भी लिख सकते हैं। अब
जो रिस्पिरेशन, जो आपकी यहाँ पे ब्रीदिंग की प्रोसेस है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक स्टेप आपका है इनहेलेशन और दूसरा स्टेप है आपका एक्सहेलेशन। क्लियर है बात? अब इसमें पढ़ते हैं इन दोनों प्रोसेस में क्या होगा। ठीक है, देखो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों प्रोसेस में क्या होगा। इनहेलेशन, इन अंदर लाना, एयर को जब हम लोग अंदर लेके आएंगे तो यहां पे हम लिखेंगे द टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर से जब हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर से, या आप यहां पे ये भी लिख सकते हो, यहां पे आप ऐसे लिखो एयर इनटू द बॉडी फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। समझ में आ गई बात? तो ये आपकी हो गई इनहेलेशन की प्रोसेस। इनहेलेशन की प्रोसेस में क्या होगा, हमारे जो नोज है, नोज में जो होल्स है, नॉस्ट्रिल के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगी, ठीक है, उस बॉडी के अंदर जाने की प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन, इसी को हम बोलते हैं ब्रीद इन। और ब्रीद आउट मतलब एक्सहेलेशन। इसमें क्या होगा, इसमें गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इनटू एटमॉस्फेयर। समझ में आ गई बात? तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को अपने बॉडी के बाहर करें तो उसको हम एक्सहेलेशन बोलेंगे, और अगर ऑक्सीजन रिच एयर को हम अपने बॉडी के अंदर ले जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनहेलेशन बोलेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग एक चीज ये देख लेते हैं, गैसियस एक्सचेंज जब होता है, गैसियस एक्सचेंज जब ब्रीदिंग के थ्रू, ब्रीदिंग के टाइम पे, ठीक है, इनहेलेशन हुआ, इनहेल एयर हुई, आपने एयर इनहेल किया और एयर एक्सहेल किया, ठीक है, तो एक्सहेल एयर, दोनों में देखो क्या है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स और नाइट्रोजन इतनी सारी गैसें जाती हैं। देखो जो ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है जब हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होगी 0.04%, ठीक है। जो वाटर वेपर्स होते हैं वो लेस अमाउंट में होते हैं, लेस अमाउंट, और जो नाइट्रोजन होती है वो आपकी होती है 78%। हमारे बॉडी में कितनी जाएगी, वो 78% जाएगी। लेकिन सेम चीज जब हम एक्सहेल करते हैं तब जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन 16.4% होती है जब हम एक्सहेल करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी होगी वो होती है 4.4%, और जो आपके वाटर वेपर्स होते हैं ये हाई अमाउंट में होते हैं, हाई अमाउंट मतलब
मोर होते हैं, ज्यादा होते हैं, और जो नाइट्रोजन होता है वो आपकी कितनी होगी, वो होगा 78%। जितनी नाइट्रोजन हमारे बॉडी के अंदर गई उतने ही नाइट्रोजन हमारे बॉडी से बाहर आ गए, क्योंकि नाइट्रोजन का यूज हमारा रिस्पिरेशन में नहीं होता है। क्लियर है बात? इस चीज को भी आपको याद रखना है। जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, इनहेलेशन करते हैं तो 21% ऑक्सीजन जाती है, और एक्सहेलेशन में फिर 16.4% हमारी जो ऑक्सीजन है वो फिर से बाहर आ जाती है। लेकिन यहां पे अगर हम एटमॉस्फेयर के हिसाब से बात करें तो एटमॉस्फेयर में हम लोग क्या देखते हैं, 21% ही ऑक्सीजन है, ठीक है, 78% क्या है आपके नाइट्रोजन, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इतनी है, और इस हिसाब से यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसलिए हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। समझ में आ गई बात? इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। कंपोजिशन आपको याद रखना है जिस टाइम पे आप इनहेलेशन कर रहे हैं या एक्सहेलेशन कर रहे हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। ब्रीदिंग कैसे होता है उसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। देखो, तो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टेक प्लेस इन आवर लंग्स। जो ब्रीदिंग है, मेन गैसेस एक्सचेंज तो कहां पे होता है, लंग्स के अंदर होता है ना। लंग्स के अंदर जो कि एयर लाइक स्ट्रक्चर है, एल्वियोलाई, वहां पे होता है। तो जो ब्रीदिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है वो आपकी लंग्स में कंप्लीट होगी। लंग्स आर कनेक्टेड टू आवर नॉस्ट्रिल थ्रू नेजल पैसेज एंड विंड पाइप। जो लंग्स हैं वो कनेक्टेड है किससे, वो कनेक्टेड है नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल मतलब जो आपके नोज की ओपनिंग है, नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है, विंड पाइप और नेजल पैसेज के थ्रू ये लंग्स से कनेक्टेड है। आगे, व्हेन वी इनहेल एयर इट इंटर्स इन आवर नॉस्ट्रिल। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये हमारे नॉस्ट्रिल में इंटर करती है, पास थ्रू नेजल पैसेज एंड विंड पाइप। तो ये नेजल पैसेज और विंड पाइप से पास होती है, और उसके बाद द ट्रैकिया ट्रांसफर दिस एयर टू द लंग्स। और जो एयर विंड पाइप में ट्रैकिया में आई उसको फिर ये ट्रांसफर कर देता है लंग्स के अंदर। क्लियर है बात? उसके बाद देखो, breathing involves the movement of the rib cage and diaphragm। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये क्या हो गया, जो रिब है और जो डायफ्राम है इनके मूवमेंट में इन्वॉल्व, मतलब इनके मूवमेंट की वजह से ब्रीदिंग होती है। जब ब्रीदिंग में इनके मूवमेंट इन्वॉल्व है तो ये कैसे, अब उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। देखो आगे और क्या है, अब है जो यहाँ पे एक हमारा अब ब्रीदिंग हो रही है तो उसके मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे ब्रीद इन और एक पढ़ेंगे ब्रीद आउट। तो ब्रीद इन ब्रीद आउट में हमने क्या पढ़ा, इनहेलेशन पढ़ लिया और एक्सहेलेशन पढ़ लिया। तो वो तो हमने पढ़ लिया कि जब एयर हमारे बॉडी के अंदर आई तो उसको हम इनहेलेशन कह दिया, और जब हमारे बॉडी से एयर गई तो हमको उसको हमने क्या बोल दिया, एक्सहेलेशन बोल दिया। क्लियर बात? इनहेलेशन, एयर आई, एयर गई, एक्सहेलेशन। बट अब उसी चीज को यहां पे फिर कह रहा है, एयर इन का मतलब तो इनहेलेशन ही हुआ, बट कैसे हुआ, कैसे गैस अंदर आई, किसकी वजह से प्रेशर बढ़ा, ये यहां पे हम देखेंगे। तो यहां पे देखो क्या है, द मसल्स बिटवीन द रिब केज कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग द रिब केज टू मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, यहां पे क्या बता रहा है, यहां पे बता रहा है कि जो ब्रीदिंग इन होता है उस टाइम पे जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं कहां पे, रिब्स के बीच में, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कौन कराएगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा रिब केज। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये आउटवर्ड, मतलब आउटवर्ड या अपवर्ड जाएगा, एंड द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। हमारा देखो रिब केज क्या होंगी, अपवर्ड एंड आउटवर्ड जाएंगी, और जो आपका क्या होगा, डायफ्राम होगा वो डाउनवर्ड जाएगा, और द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज एज वेल एज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम बोथ इंक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। दोनों की वजह से चेस्ट कैविटी की जो एरिया है, स्पेस है, वो बढ़ जाएगा। एज द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, और इसकी वजह से चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, और ये ज्यादा से ज्यादा एयर सक करेगी आउटसाइड इनटू द लंग्स।
ठीक है, आउटसाइड से लंग्स में ज्यादा से ज्यादा एयर को सैक करेगी। क्या याद रखना है, जब ब्रीद इन की बात करेगा तो जो मसल्स है, कहां पे मसल्स है, जो मसल्स है आपके रिब केज के रिब्स के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से जो रिब केज है वो मूव करेंगे अपवर्ड या आउटवर्ड, अपवर्ड या आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, और जो डायफ्राम है वो मूव करेगा डाउनवर्ड, जिसकी वजह से जो हमारा लंग्स है उसका स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज द स्पेस, किसका स्पेस, हमारी चेस्ट कैविटी का, और चेस्ट कैविटी का जैसे स्पेस क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में, ठीक है, लार्ज अमाउंट में हम लोग क्या करेंगे, एयर को अंदर सक कर लेंगे। कौन करेगा, हमारे लंग्स जो है वो सक कर लिए। क्लियर है बात, तो यहां तक आपको समझ में आ गई बात। अब जब सक कर लिया उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद यहां पर अच्छे डायग्राम देख लो, देखो क्या है, एयर यहां से अंदर आई, ठीक है, एयर अंदर आई, जो रिब्स हैं वो आपकी आउटवर्ड जा रही हैं, ठीक है, या आउटवर्ड जा रही है या अपवर्ड जा रही है, ठीक है, अपवर्ड जा रही है, और आपका जो डायफ्राम है ये देखो कैसे हो गया, सीधा हो गया। मैंने आपको बताया ना कुछ ऐसा होगा, ये फ्लैट था, फ्लैट हो गया, अब कैसा हो गया, फ्लैट हो गया, जिससे कि लंग्स का जो एरिया है वो बढ़ गया, जो ये था डाउन, ये आपका नीचे की तरफ आया डायफ्राम, ठीक है, जिससे कि आपकी चेस्ट की कैविटी बढ़ी और बाहर वाली एयर अंदर आके बहुत सारी फिल हो गई, भर गई। समझ में आ गई बात, ठीक है, चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, एयर सक्ड इनटू लंग्स, और उसने लार्ज अमाउंट में लंग्स में जो एयर आ रही थी उसको सक कर लिया। अब आगे देखो, अब हम पढ़ते हैं यहां पे ब्रीद आउट। ब्रीद आउट में क्या होगा, द मसल्स बिटवीन द रिब, जो रिब्स के बीच में जो मसल्स है वो रिलैक्स होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो रिब केज है वो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड आएंगी, और जो डायफ्राम है, द डायफ्राम रिलैक्स्ड एंड मूव अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ आएगा, और द डाउनवर्ड एंड इनवर्ड एंड मूवमेंट ऑफ रिब केज, डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज एज वेल एज द अपवर्ड मूवमेंट डायफ्राम, बोथ decrease the space in our chest cavity and make it smaller, और ये स्मॉल बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, the chest cavity become smaller and air is pushed out from the lungs। तो क्या कह रहा है, फिर से वही जो मसल्स है वो उस समय कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, अब वो रिलैक्स होंगी, जब रिलैक्स होंगी तो हमारे जो रिब केज है वो डाउनवर्ड इनवर्ड जाएंगे, और जो हमारा डायफ्राम है वो अपवर्ड जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे लंग्स का जो एरिया है, जो स्पेस है वो डिक्रीज हो जाएगा, और एरिया डिक्रीज होने की वजह से हमारा जो लंग्स है वो छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर लंग्स के बाहर चली जाएगी, क्योंकि लंग्स उसको पुश करेगा बाहर की तरफ। क्लियर है बात, ये हो गया। इसका डायग्राम देखो आप लोग, ये डायग्राम, ये देखो, अब डायफ्राम आपका ऊपर की तरफ चला गया, ऐसे 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 चला गया, पहले कैसे था, ऐसे सीधा था और नीचे की तरफ था, और ये रिब्स जो हैं ये अंदर की तरफ ऐसे जाने लगी, अंदर की तरफ दबाने लगी। तो जब आप किसी भी गुब्बारे को क्या करोगे, दबाओगे, तो उसकी एयर बाहर की तरफ जाएगी, तो ये इसको ऐसे अंदर की तरफ दबा रहे हैं, जिसकी वजह से एयर यहां से निकल के बाहर चली जाएगी। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ ब्रीद आउट, ब्रीदिंग आउट, चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर, जिसकी वजह से एयर को पुश करता है लंग्स के बाहर। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं, बोलो जल्दी। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस थी, ये आपकी क्या हो गई, देखो ये वाला डायग्राम आपका हो गया ब्रीद इन का, जिसमें ब्रीद इन में आपको याद रखना है जो रिब्स है वो अपवर्ड और आउटवर्ड जा रही थी, और जो हमारा डायफ्राम था वो क्या कर रहा था, वो डाउनवर्ड जा रहा था। मतलब आपको यहां पे ये याद रखना है, जब ब्रीद इन होगी तो रिब्स आपकी कहां जाएंगी, अपवर्ड एंड आउटवर्ड जाएंगी, और जो आपका डायफ्राम है वो डाउनवर्ड जाएगा। लेकिन जब ब्रीद आउट होगा तो उस टाइम पे आपको याद रखना है, जो आपके रिब्स हैं वो क्या करेंगे, वो आपकी इनवर्ड या आपके इनवर्ड जाएंगे, और जो आपका डायफ्राम है वो कैसे जाएगा, वो अपवर्ड जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। आशा करता हूं आपको ये पूरा जो लेक्चर था, ये जो पूरी क्लास थी अच्छे से समझ में आई होगी, और
अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इस पॉइंट पे आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और ध्यान से पढ़िए। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके जरूर पूछें, और वीडियो को पूरा जो आप लेक्चर है उसको देखें आप। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो क्लास है उसको लाइक भी करें। तो अब इसके बाद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग बात करेंगे अब ट्रांसपोर्टेशन की। तो उसमें हम लोग सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड फिर देन एनिमल में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अब धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।